देवियों और सज्जनों, ये दूसरी बार इस सभागृह में मैं बोल रहा हूं, लेकिन फर्क इस बार यह है कि मैं एक ऐसे समय में बोल रहा हूं जब इतिहास करवट बदल रही है। गंगा का मिलाप काशी विश्वनाथ से हो चुका है और अब नंदी का मिलन शंकर से जल्दी होने वाला है। और इसके सूत्रधार हरिशंकर जैन जी और उनके होनहार पुत्र विष्णु शंकर जैन जी। तो देवियों सज्जनों, न्यूक्लियर साइंस में एक शब्दावली इस्तेमाल होती है, क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास यानी कि वो मास जहां से चेन रिएक्शन शुरू होता है। जब अणु का विस्फोट होता है, जब अणु टूटता है, तो जब तक क्रिटिकल मास होगा वो नहीं हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद वो स्वयं संचालित होता रहता है। तो अगर हम हिंदुस्तान के क्रिटिकल मास की बात करें तो उसमें काशी, मथुरा, अयोध्या ये क्रिटिकल मास है। और इन तीनों में जो सबसे ज्यादा क्रांतिकारी काम किया है जिन्होंने, वो आज यहां बैठे हुए हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मंदिर से क्या लेना देना, मंदिर क्यों, इतिहास कुरेदते हो क्या। एक बात मैं आपको बता दूं कि एक संस्कृति की अवस्था आप उस देश के, उस शहर की, उस गांव के, आप मंदिर से आप उसको आंका जा सकता है। जब मंदिरें मायूस होती है तो संस्कृति रोती है। जब मंदिर आबाद होता है तो संस्कृति भी आबाद होता है। और देवी और सज्जनों, एक अभी घटनाएं कुछ घटी है, मैं ज्यादा उस पे मैं प्रकाश डालूंगा। अभी एक कोई रावण पे कोई पिक्चर बनी थी, आदि पुरुष। अब मैं हैरान था कि उसमें जो वो नालायक जो था, जो भी वो जो रावण बना था, उसकी वेशभूषा, उसका पूरा जो उसका प्रोजेक्शन था, वो एक दरिंदा जिहादी के रूप में था। और मैं इस बात से भी बहुत चकित था। आई वॉज वेरी शॉक्ड, सरप्राइज रादर, कि आखिर हमारे सनातनी लोग रावण को इस तरह के पोर्ट्रेल से, जिस तरह से रावण को दर्शाया गया था, आखिर उनमें इतना गुस्सा क्यों आया। और अब मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। वो गुस्सा इसलिए आया क्योंकि हमारे यहां जो खलनायक होते हैं उनकी भी मर्यादा होती है। हमारे खलनायक जो हैं उन्हें भी अध्यात्म का उतना ही हक प्राप्त था। हमारे जो खलनायक थे वो भी विद्वान होते थे। हमारे यहाँ जो खलनायक जो हैं वो भी तपस्वी होते थे और तपस्या का उनको फल मिलता था। वो दूसरी बात है कि उस तपस्या को वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। वो रावण को भी मिला। लेकिन रावण, ये जो शब्द बना है खलनायक, ये दो शब्दों से बना है, खल और नायक। जिसने खल पे विजय पा लिया वो महर्षि वाल्मीकि बन गया। जो खल पे विजय नहीं पाया वो रावण रहा।
लेकिन जब हम रावण वध की बात करते हैं तो रावण तो एक बहुत बड़ा विद्वान आदमी था, उसकी विद्या का हमने वध नहीं किया। वो बहुत ज्ञानी आदमी था, उसके ज्ञान को हमने उसका वध नहीं किया। वो एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ था। ऐसे भी मान्यता है कि ये जो आज का जो आप ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वायलिन है, उसको पहले रावण हत्ता बोलते थे। वो रावण के द्वारा वो उसका आविष्कार हुआ था। तो हमने उस संगीतज्ञ का वध नहीं किया। वो बहुत बड़ा शंकर भक्त था, उसके भक्ति को हमने वध नहीं किया। हम तो रावण की जो पूजा है, उसको जो भगवान शंकर की उसकी स्तुति है, वो हमारे मंदिरों में उसको गाया जाता है। तो ये जो फर्क जो है नायक और खलनायक का, वो एक सनातनी के अलावा कोई नहीं समझ सकता है। उसकी संजीदगी को कोई नहीं समझता है। वो जो उसका जो अंतर है उसको कोई नहीं समझ सकता है। ना तो कोई पोप समझ सकता है, ना कोई खलीफा समझ सकता है, ना मार्क्स समझ सकता है, ना मैकॉले समझ सकता है। रावण ने माता सीता का हरण किया। वो साधु भेष में आया था, और साधु का सत्कार हमारे संस्कार में। वो छल से उसने सीता माता का उसने अपहरण किया। हम उस छल का वध करते हैं। आप रावण से आप जूझ सकते हो, लेकिन आप छल से नहीं जूझ सकते हो। और आज ये जितने आप मिशनरी देखते हैं, ये एनजीओज देखते हैं, ये कुछ शायर लोग हैं, कुछ बॉलीवुड में जिनका नाम लिया, ठीक है, कुछ अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, कुछ विदेशी बहू के भी भेष में। तो हमें उस छल का वध करना है। अभी कहते हैं कि हम इतिहास से, हम भारतीयों के बारे में कहा जाता है कि हम इतिहास से बिल्कुल हम अनभिज्ञ हैं। ये मूर्खता वाली बात है। अब मैं रावण के संदर्भ में आपको कुछ बातें, और मैं जो अखबारों में जो निकलता है मैं वहीं से आपको बातें बता रहा हूं आपको, कि अगर आप रावण के इतिहास को पढ़ें तो उसकी इतिहास की एक निरंतर धारा, वो धारा कभी रुकी नहीं। इस समय जब ये फिल्म के ऊपर में इतनी सारी बातें हो रही थी, इतना आक्रोश था सनातन समाज में, तो एक खबर आई मेरठ से कि एक गांव है जिसका नाम है बड़ा गांव। अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जाएं तो उस गांव का नाम अभी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अनुसार रावण है, और वहां पे अभी भी लोग दशहरा नहीं मनाते। वहां रावण जलन नहीं होता है, और वो इसलिए क्योंकि उनकी मान्यता है कि जब रावण हिमालय से लौटे तो अब उनके साथ शक्ति थी। शक्ति उन्होंने किसी एक किसान को दे दिया रखने के लिए। वो किसान को वो बहुत भारी लगा, उसने जमीन पर रख दिया। फिर आगे की यात्रा शक्ति ने उनके साथ, ये रावण के साथ जाने के लिए मना कर दिया, और उस जगह पे आज भी एक मंदिर है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का। दूसरी एक जगह है आगरा के पास में, विसरेखा ऐसे कोई जगह है,
जहां मानते हैं कि रावण और उसके भाई वहीं पैदा हुए थे, वहां भी दशहरा नहीं मनाया जाता है। वहां के जो सारस्वत ब्राह्मण हैं वो दशहरा नहीं मनाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे दर्शन में जैसा कि मैंने कहा कि खलनायक की भी एक मर्यादा होती है। हमारा खलनायक मोहम्मद बिन कासिम की तरह और खिलजी की तरह जानवर नहीं हो सकता है। और जब खलनायक, जब खल ज्यादा हो गया तो तब तक वध किया, भगवान कृष्ण ने वध किया, भगवान राम ने वध किया। लेकिन इसमें एक और आप बात देख लीजिए कि रावण तो एक ब्राह्मण था, उसका वध किसने किया? उसका वध एक क्षत्रिय ने किया। उसकी सेना में कौन लोग थे? जिसको आज के ये अंग्रेजी बोलने वाले लोग जिसको दलित की संज्ञा देते हैं, वो लोग थे। अनुसूचित जाति के लोग थे और कई प्रकार के जीव जंतु थे जो सभी पूजनीय। तो ये जो जात पात की जो ये आग लगाने वाले लोग हैं, इस बात पर भी इसको गौर करें। दूसरी बात, अभी पहले मैं नाम नहीं लेता था लेकिन अभी मैं खुल के नाम लूंगा। ये राहुल गांधी अभी ये भारत जोड़ो यात्रा पे, नहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे है। आप सबने देखा होगा कि कन्याकुमारी में उनकी एक मीटिंग होती है, एक पादरी जिसका नाम था जॉर्ज पोनियन, और वो ये तमाम टेलीविजन पे दिखाया गया था। वो जॉर्ज पोनियन से क्या बात कर रहा है? वो जॉर्ज पोनियन उसको बोल रहा है, और ये दशहरे का नवरात्रि के समय की बात है, कि ये शक्ति वक्ति सब बेकार है, जो असली भगवान है वो तो जीसस है। और ये जनेऊधारी राहुल गांधी है, ये चुपचाप ये बातें सुन रहा है। हम और आप होते तो शायद 2 थप्पड़ जड़ देते उस पादरी के। और ये कौन सी जगह पे बोल रहा है? कन्याकुमारी, जहां पे स्वामी विवेकानंद ने भारत माता पर ध्यान किया था। वहां जो रॉक है, अब मैं तो गया हूं, आप लोग भी कहीं गए होंगे विवेकानंद रॉक मेमोरियल में, उस जगह पे वो बोल रहा है पादरी। कन्याकुमारी कन्या देवी के नाम पे है और वो भी एक शक्तिपीठ मानी जाती है। कन्या देवी जो थी वो पार्वती की अवतार थी, और ऐसी मान्यता है कि वहां पे उनकी शादी शंकर से होने वाली थी, और शंकर बारात लेके नहीं आए, और जितना जो सामग्री थी खान पान की वो सारा का सारा अनपका वही धरा रह गया। और आज भी कहते हैं कि कन्याकुमारी की अगर आप तट पे जाएं तो आपको चावल के दाने के वहां पर आपको कंकड़ मिलेंगे, चावल के दाने जैसे। उस कन्याकुमारी में ये नालायक ऐसी बातें सुन रहा है, जिसके पार्टी वाले लोग ये कहते हो कि ये तो जनेऊधारी हिंदू है। उसके बाद उनकी माताजी उसी समय मैसूर के एक दशहरे में जाती हैं, और मैसूर के दशहरे में उनकी वहां पे रावण की नई शक्ति की पूजा होती है। जाके उन्होंने पूजा याचना की, देवी और सज्जनों यह ना भूले यही वही विदेशी महिला है जिसने पावर हासिल करने के साथ पोप के कहने पर कांची के शंकराचार्य
जैनेन्द्र सरस्वती को गिरफ्तार किया था जयललिता को धमका के। जयललिता के केसेस थे और उसको कह रही थी कर्नाटका में इसकी सरकार थी, उसने कहा कि ये क्योंकि ये कन्वर्जन के खिलाफ काम कर रहे थे, इस विदेशी महिला ने उनको गिरफ्तार किया था। और कहां से गिरफ्तार हुए? महबूबनगर, जो आंध्र प्रदेश में था, जिसका मुख्यमंत्री कौन था? एक दूसरा चर्च का नुमाइंदा वाई राजशेखर रेड्डी, और वो आज पूजा याचना कर रही है। तो ये अब आप लोग इस बात पे गौर करें कि ये जो राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा जो है, ये दक्षिण भारत से क्यों शुरू हुआ? इसका कारण यह है कि दक्षिण भारत में, और जहां से केरला से शुरू हुआ है, वहां जिहादी, माओवादी और चर्च तीनों का सबसे ज्यादा बोलबाला है। 2019 में जब ये चुनाव लड़ रहा था वहां से, तो इसके चुनाव सभा में, इसके वायनाड की बात मैं कर रहा हूं, चुनाव सभा में जमाइते इस्लामी और पॉपुलर फ्रंट इंडिया के ज्यादा झंडे थे कि बनिस्पत की कांग्रेस के झंडे की। इसलिए इसने वायनाड चुना। और 3-4 जिले हैं जिसको मालाबार रीजन बोलते हैं, आजकल वो मांग कर रहे हैं अलग मालाबार की, ठीक है। वो 3-4 जगह, ये कोझिकोड, ये कनूर, ये वायनाड, ये 3-4 जिले जो हैं, ये ऐतिहासिक रूप से बहुत ही मतलब ये जिहादियों का गढ़ रहा है। वो इस इलाके को उसने इसीलिए चुना क्योंकि उसे मालूम है कि कौन सी ताकतें उसको फिर सत्ता में बिठा सकती है। और अगर किसी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बैन होने पर किसी को सबसे ज्यादा अगर नुकसान और दुख है तो वो इस व्यक्ति को है। इसलिए उसने ये वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी उसने चुना। दूसरी बात, आजकल हिजाब की बहुत चर्चा है ना, हिजाब को लेके मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। और आपको मैं अंबेडकर ने क्या कहा है हिजाब के बारे में थोड़ा वो भी बता दूं आपको। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, उसका मैं हिंदी रूपांतर देने की कोशिश करता हूं। अंबेडकर साहब ने हिजाब के बारे में लिखा है कि ये पर्दा की जो परंपरा है, ये पर्दा की परंपरा बुनियादी रूप से मर्द और औरत की जो वासना की जो भूख होती है, उसके संदेह से पैदा हुआ है, उसके संदेह से पैदा हुआ है। और उस संदेह के बीच में ये दीवार बनाने का काम करता है। और फिर अंबेडकर साहब कहते हैं कि एक मुस्लिम, उसे जिंदगी में महिलाओं से बहुत कम संपर्क होता है। या तो उसका संपर्क अपने परिवार में बूढ़ी महिलाओं से होता है, या नहीं तो बच्चियों से होता है, और वो भी बड़े सीमित रूप से। उसके बाद अंबेडकर साहब कहते हैं कि जो अगर किसी भी समाज में ऐसी सामाजिक व्यवस्था हो तो वो दिमागी रूप से बीमार लोगों को पैदा करेगी, ऐसे लोगों को पैदा करेगी जो कि औरतों के प्रति जो कि बहुत क्रूर होंगे। और उन्होंने कहा है कि इसके लिए कोई साइको एनालिसिस की जरूरत नहीं है। ये B.R. अंबेडकर ने पर्दा के बारे में कहा है।
और अगर अंबेडकर साहब की आप पूरी लेखनी पढ़ लो तो आजकल एक टर्मिनोलॉजी चला हुआ है, बड़ा प्रचलन में है, इस्लामोफोबिया। तो ये जय भीम और जय भीम वाले हैं ना, मैं उनको कहता हूँ कि अगर आप उनकी पूरी राइटिंग्स पढ़ लो, आगे भी इसकी चर्चा करूँगा मैं, तो आप कहोगे कि उनसे बड़ा कोई इस्लामोफोबिस्ट तो नहीं था फिर। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि आप देखिए, ये अभी ईरान में दर्जनों जाने गई हैं, स्कूल की बच्चियां, कॉलेज की बच्चियां, सब हिजाब के खिलाफ। आपने हिंदुस्तान में देखा एक भी जो ब्लैक लाइव्स मैटर वाले, आपने कोई मोमबत्ती का मार्च देखा वहां पे? कोई मोमबत्ती का मार्च नहीं, कहीं कोई प्रक्रिया नहीं। ना तो मुस्लिम कौम से, उनसे तो उम्मीद ही नहीं किया जा सकती, ना अपने लिबरल से। और इसका कारण क्या है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो इस्लाम है उसकी जो गतिवेग है, जो इम्पीटस कहते हैं, वो इम्पीटस पूरा का पूरा हिंदू, एंटी हिंदू नैरेटिव पे वो प्रेडिकेटेड है, उस पर निर्भर है वो। तभी तो कल भी मैं बात कर रहा था कि ये चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, और मुझसे लोग पूछते हैं कि इसका सल्यूशन क्या है। तो चीन ने तो आपको दिखा दिया ना क्या सल्यूशन है। और मैंने कल ये भी बात कही थी कि अभी यूएनएचआरसी में 19 देशों में से 17 देश थे, उसमें ओआईसी के, उसमें 11 देशों ने चीन के फेवर में उन्होंने वोट किया। तो जब वो कहते हैं कि मेरी दाढ़ी काटो, मेरे को जो चीन की तरह ये करो, तो फिर आप क्यों अपने आप को रोके हुए हो? और अगर वो कहते हैं कि गलत है तो खुल के आए। मैं तो टेलीविजन पे उनसे पूछता रहता हूं कि कम से कम भर्त्सना तो कर दो ना। अब कोई कह रहा है, मुझे याद है कि कश्मीर में जब ये शुरुआत हुई तो हमारे आर्मी चीफ से भी वो अभी जिंदा हैं, बात होती है तो वो वहां पे हमारा सैनिक सम्मेलन लेते थे कश्मीर में जाके। कहते ये लोग कहते हैं कि जन्नत ऊपर में हूरें मिलती हैं, जन्नत जाना है, जन्नत में मिलती है, तो कहते इनको जन्नत भेजो। जो जन्नत जाना चाहता है उसको आप भेजो उसको जन्नत। एक बात मैंने कल और कही थी, और वो था कि एक स्वामी जी को मैं सुन रहा था, वो अमेरिका में है, कि उन्होंने कहा, और थोड़ा इसमें हमको आत्म निरीक्षण हमको करना चाहिए, कि उन्होंने हार्वर्ड में कुछ छात्रों से बात किया और कहा कि ये बताओ कि दुनिया के इतने सारे छात्र आते हैं बड़े अलग अलग देशों के, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में, कोई दूसरा देश का छात्र अपने मुल्क के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ वो कभी भी वो प्रोटेस्ट नहीं करता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में के लड़के इसमें सबसे आगे हैं, क्योंकि जिस इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की बात नितिन मल्होत्रा साहब ने की, वो इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स उनको है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज दिखें, कैसे दिखे कि देखो मैं वो वाला भारतीय नहीं हूं, मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह हूं, लिबरल माइंडेड हूं। तो इस पर भी थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण कीजिए। और अब मैं ये नक्शा जो है, ये एक तुलनात्मक नक्शा है। जो पहला नक्शा है ये ये पहला नक्शा जो है ये 2010 में बनाया गया था, और ये 12 साल के वक्फे के बाद ये वाला जो सबसे लेटेस्ट नक्शा है, ये वाला जो दाहिने साइड में। अब ये नक्शा आपको बड़ा सिंपल सा लगता होगा, लेकिन इसमें कई चीजें हैं, और इस नक्शे के द्वारा मैं ये बताना चाहता हूं
कि इन 12 सालों में, इस 12 साल के सफर में कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं सुरक्षा को लेके जो कि घटी, कौन सी बढ़ी, किस किस का पार्शियल सॉल्यूशन हुआ, हमारे सफलताएं क्या थी, हमारी विफलताएं क्या थी। अगर आप फैक्ट्स के ऊपर में जाएं तो ये दोनों में समानता है। दोनों जो बेसिक, जो बुनियादी जो तथ्य हैं वो तो एक ही रहेंगे कि आपके 15,200 किलोमीटर बॉर्डर है, 700 किलोमीटर 7,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन है, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हैं, उस समय मैंने एक लाइन इलाहाबाद से नीचे मैंने ड्रॉप की थी, इसको मैंने इंडियन फॉल्ट लाइन बोला था कि इसके पश्चिम की तरफ जो विकास का दर था वो कहीं ज़्यादा था और पूरब की तरफ कम था। ये 2010 की बात कर रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, उस समय ये पाकिस्तान से आप देख रहे हैं कि जिहादी हमले कश्मीर की तरफ, कुछ हमले दिल्ली की तरफ। दिल्ली से मेरा मतलब है कि पूरे हिंदुस्तान में। वो दौर याद कीजिए 2004 और 2010 के बीच में, खास करके 2008 के बीच में, जबकि कोई ऐसा शहर नहीं था जो कि वंचित था, इंक्लूडिंग वाराणसी, ठीक है। वो दौर खत्म हुआ है, वो एक हमारी अचीवमेंट है। और उस समय ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का इलाका जो था वो बिल्कुल इंसर्जेंसी से ग्रसित था। आज हालात वहाँ बहुत अच्छे हैं। अब अगर आप ये देखें तो ये जो रेड डॉट्स हैं यहाँ, ये चले गए हैं। वहाँ पे आप ग्रीन डॉट्स देख रहे हैं कि वो इंसर्जेंट चले गए, लेकिन उनकी जगह जिहादियों ने ले ली है, ठीक है। सोचने वाली बात क्या है, ये जो देख रहे हैं, ये जो कॉरिडोर है, जिसको हम तिरुपति टू पशुपति कॉरिडोर बोलते हैं, ये नक्सलाइट कॉरिडोर, इसमें काफ़ी सफलता मिली है। हालात पहले से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। विदेशी महिला के शासन में उसका डायरेक्ट उसकी रुचि थी इस कॉरिडोर में। उसकी जो सो कॉल्ड नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो थी, जो कि एक असंवैधानिक एक संस्था थी, वो सब माओवादियों से भरी हुई थी। राजनीति के तहत अपने ही पार्टी के लोगों को मरवाया गया, विद्याचरण शुक्ला, ठीक है ना। और वो नहीं, मैं नक्सलाइट्स की बात करता हूँ। वो क्या था, महेंद्र कर्मा, इन दोनों की हत्या की गई। उसी हत्या के बाद उसके एक लेफ्टिनेंट दिग्विजय सिंह ने आपका राज बब्बर ने एक पब्लिक मीटिंग में छत्तीसगढ़ में कहा था कि ये क्रांतिकारी हैं। वो कहना चाहता था कि क्रांतिकारियों ने ही वीसी शुक्ला को मारा, ठीक है ना, अपनी पार्टी के लोग को। महेंद्र कर्मा और वीसी शुक्ला की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें बहुत कमी आई है। इसमें खतरा जो है, जो मोदी साहब बार बार कहते हैं कि इनका जो अर्बन नक्सल्स जो है, जो आपके सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, न्यायालय में जो अर्बन नक्सल्स मिलते हैं, और कभी कभी मुझे हैरानी होती है कि ये माननीय, जब ये कुछ वकील सब गंदी शक्लें लेके हर उसमें, आप मैं नाम नहीं लूँगा, हाँ, पहले तो पूरे बाप बेटे की एक टीम थी, ठीक है ना। वो हर जो हिंदुस्तान के खिलाफ चीज़ है उसमें वो PIL लेके चले आते हैं, और उनको जज साहब लोग इतनी इज्जत देते हैं।
इतनी इज्जत देते हैं कि मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। और हमारे बेचारे जो सीधे साधे वकील जाते हैं उनको तो अंग्रेजी में डांट वाट के वहीं भेज देते हैं उनको। कम से कम कभी तो जज साहब लोग को पूछने चाहिए कि ये तू तेरे को पैसे कौन देता है, ये कहां से तू हर दूसरे दिन मेरे पास चला आता है। तो ये इनका जो ये बहुत धूमिल हुआ है, ये जो रेड एरो देख रहे हैं आप, तिरुपति टू पशुपति, ये इसमें काफी ये हुआ है। ये एक हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये आप जो देख रहे हैं ये तो काबू में आया है माओवादियों का, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक ये देखिए, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ये ग्रीन एरो, ये पशुपति टू तिरुपति टू पशुपति, ये पूर्वी रूट इन्होंने लिया था। लेकिन ये PF-I वाला जो ग्रीन डॉट्स देखते हैं, जो ग्रीन आई टेक 10 more minutes प्लीज। हाँ, ये ग्रीन जो डॉट्स देख रहे हैं आप, ये कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होती है आपको केरला से, साउथ से। तभी इसने ये साउथ का रूट लिया है राहुल गांधी ने। और ये जाती है गोवा, गोवा से मुंबई, मुंबई से आपने देखा उस तरफ वो दिल्ली तक पहुंच गई, शाहीन बाग, दिल्ली में राइट्स हुए, पटना तक पहुंच गई। पटना में पहुंचने के बाद आपको मालूम है कि वहां पर एक डॉक्यूमेंट रिकवर हुआ, विजन 2047 पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2047 तक हम इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। और उस डॉक्यूमेंट में ये साफ लिखा हुआ है कि हम कभी भी हिंदुस्तान पे बहुमत में नहीं थे, हमने अल्पमत में रहते हुए भी हमने हिंदुस्तान पे राज किया है। अगर 10% भी मुसलमान हमारे साथ आ जाएं तो हम इन कायर हिंदुओं के ऊपर में फिर अपनी सत्ता स्थापित करेंगे, ठीक है। और अगर आप ईस्ट की तरफ चले जाएं पटना से, तो आप देखेंगे वो बेगूसराय, पूर्णिया, किशनगंज, वो सारा इलाका जो है, तो ये जो आपका ओवैसी की पार्टी वहां पहुंची है, यूं ही नहीं पहुंची। ये इनकी सोच बिल्कुल ग्लोबल है। ये हमारी और आपकी तरह यूपी, बिहार और उसके तर्ज पे ये नहीं सोचते हैं, चाहे वो माओवादी हो, चाहे वो जिहादी। मैं बात कर रहा था ये नॉर्थ ईस्ट की, आसाम जो है, बारपेटा, धुबड़ी, ये सब ये अल कायदा का सबसे बड़ा अभी गढ़ बन गया है, जिसके जो कि PF-I का एक्चुअली जो पेट्रन जो है, PF-I एक ग्लोबल जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी आप सबको मालूम है उनकी करतूतें क्या है। तो ये कार्रवाई अगर नहीं की जाती तो एक ऐसा ये खतरा है कि ये खतरा हमारे लिए, एक होता है अंग्रेजी में एक वर्ड होता है डेंजरस, एक दूसरा होता है परनिशियस, अत्यंत। तो ये जो सरकार ने इसको बैन किया, ये बहुत टाइमली था। जहां तक नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, तो मैं पुष्पेंद्र जी के साथ गुवाहाटी गया था और एक व्यक्ति थे जो कि कम्युनिकेशन टावर्स के बिजनेस में थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने सारे कम्युनिकेशन टावर्स नागालैंड में लगाए और मुझे किसी को हफ्ता नहीं देना पड़ा। तो जो मैं देखा था नॉर्थ ईस्ट को और अभी में बहुत फ़र्क है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि पहले क्या होता था कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट में ऑफिसर्स पोस्टेड होते थे, वो अपना एक घर उनको अलाउड था दिल्ली में रखने के लिए। अब सरकार ने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, कोई स्पेशल अलाउंस नहीं है। इसका मतलब ये इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाकी उपलब्धि 370 हटा, 370 के हटने से लद्दाख में एक नई ऊर्जा है,
जम्मू में हम लोग साथ गए थे, मैं और पुष्पेंद्र जी, वहां एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है, ठीक है। और कश्मीर में भी उनके थोड़े थोड़े लेकिन काफी होश उनके ठिकाने आ गए हैं, अभी पत्थरबाजी बंद है, ठीक है। लेकिन उसमें दो, जो मैं कह रहा हूं, जो नए जो हमारे थ्रेट्स हैं, उस नए थ्रेट्स में एक सबसे बड़ा है कि खालिस्तान का। और मुझे इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं है कि आज जो वहां पे सरकार जो है पंजाब में, जिस पार्टी की, उस पार्टी की डायरेक्ट पाकिस्तान के आईएसआई से साठगांठ है, और वो पार्टी सारे बॉर्डर स्टेट्स को कब्जा करने की कोशिश कर रही है। तो एक सबसे बड़ा खतरा हमारे देश में आया है कि अब पाकिस्तान जो मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट है, आईएसआई, वो अब पॉलिटिकल पार्टीज भी यहां पर हिंदुस्तान पे फ्लोट कर रही है। एक आपने देखा, पंजाब की बात कर रहा हूं, और आपके बंगाल में भी वही है, उसी मिजाज की पार्टी है, ठीक है, जिहादी मिजाज की पार्टी। और सबसे बड़ी बात है कि बंगाल में अगर पूरा बांग्लादेश का आप बॉर्डर ले ले तो 4100 किलोमीटर बॉर्डर है, उसमें 2200 किलोमीटर वेस्ट बंगाल के साथ है, जिस पर यह जिहादी महिला आज यहां पर चीफ मिनिस्टर बनी हुई है। और वही नहीं, जो वो सेंसिटिव चिकन नेक बोलते हैं, उस पर उसका राज्य है। वेस्ट बंगाल का 158 किलोमीटर बॉर्डर भूटान के साथ भी। तो अगर आप देखें तो ये राजनीति भी एक तरह से, राजनीति का स्वरूप है, वो भी एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और बाकी अभी जो सबसे बड़ा थ्रेट मुझे दिख रहा है वो है ड्रोन का। जो फेंसिंग लगी थी, मैं पंजाब में उस समय भी मैंने अपनी सेवाएं दी थी, जहां पे जब बॉर्डर फेंसिंग नहीं था। आज वो सेवाएं जो हैं वो बॉर्डर फेंसिंग के बाद भी किया, लेकिन आज लगता है कि ड्रोन के कारण जो एक डेटरेंस था, एक वाधा जिस स्तर की थी, वो वाधा में कमी आई है। यही नहीं, एक पूरी इंडस्ट्री चल रही है, हथियार ड्रॉप हो रहे हैं, और वो साउथ की तरफ जा रहे हैं वो, ठीक है। और आखिरी में देखिए, दो बातें। एक है कि इनका मानना है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का, कि जिस युद्ध की आप कल्पना करते हैं वो युद्ध के तरीके बदल गए। आज जो सबसे बड़ा जो तरीका है वो है सिविल सोसाइटी को सबवर्ट कर देना, उसकी लॉयल्टी को बदल देना। क्योंकि युद्ध, कन्वेंशनल युद्ध बहुत महंगा है, और जब आपके पाकिस्तान जैसा जिहादी एडवर्सरी हो और कम्युनिस्ट चाइना बैठा हुआ हो, तो वो कन्वेंशनल युद्ध के साथ साथ वो प्रॉक्सी युद्ध भी करता रहेगा, ठीक है। और आखिरी में मैं हमेशा कहता हूं, पहले मैं कहता था कि 3 चीजें, सर विथ योर परमिशन, नहीं हमको हम हाँ। आखिरी में मैं जहां भी पहले जाता था, मैं कहता 3 चीजें हिंदुस्तान को जोड़ती हैं, और वो है संस्कृत, संगीत और साड़ी। अब उसको मैंने 3 से 5 कर दिया है। सनातन, संस्कृत, संगीत, साड़ी और साइंस। जो अवैज्ञानिक है वो सनातन हो ही नहीं सकता। और इसलिए मेरी विष्णु जैन साहब से
मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर आप लोग उम्मीद करते हैं कि विज्ञान के ऊपर में आप अगर आप सोचते हैं कि उनके मन में बदलाव आएगा, वो नहीं, क्योंकि उनकी सोच ही बिल्कुल अवैज्ञानिक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अंबेडकर साहब ने भी कहा था ये बात। और एक पाकिस्तान के एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं परवेज हुडबॉय, उन्होंने भी यही बात कही थी। कहते हैं कि 75 साल में कोई यहाँ पर विज्ञान का, कहते हैं इनकी मानसिकता ऐसी ही है कि जब आप मदरसे में वो पढ़ाते हो अवैज्ञानिक रूप में, वही लड़का कॉलेज, यही बोला है, वो कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, कहता है भाई आप ऑमलेट भी बनाना चाहते हो तो अंडे को फोड़ोगे ना, तो अंडा तो ये फूटने ही नहीं देते। तो उनसे विज्ञान का आप कोई उम्मीद ना कीजिए, ठीक है। माननीय न्यायालय इसका जो भी संज्ञान लेगी, हाँ, हम लोग सब उसी का इंतजार कर रहे हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।